सीधे, ठीक है ना। तो कल हम IS कोडल प्रोविजंस पढ़ लेते, तो कुछ कोडल प्रोविजंस हमने डायरेक्टली पढ़ लेते कल, ठीक है। थोड़े कोडल प्रोविजंस बचे हुए हैं अभी, ठीक है। कोशिश करते हैं कि आज कुछ कंप्लीट हो आपके, ठीक है ना। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कल हमने देखिए ये कोडल प्रोविजंस मैंने यहाँ पे करके रखे हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ ली थी चीजें सारी। किसी को यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है अगर, तो आप बता दीजिए। हम, अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, कोई चीज रिपीट करनी है, समझ में नहीं आई, या किसी का कोई क्वेश्चन बन रहा है कि सर ये कैसे हुआ, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ देखिए कैंटिलीवर बीम के लिए, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ये हम पढ़ लेते कल, ठीक है ना। और यही टॉपिक आज हमारा आगे बढ़ने वाला है, डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए, ठीक है ना। कुछ चीजें यहाँ पे बची हुई हैं अभी, थोड़ी बहुत चीजें हमने पढ़ भी ली थी, कुछ चीजें यहाँ पे बची हुई थी, ठीक है। नो सर, ठीक है, गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया। तो देन उसके बाद लिमिट पढ़ी हमने, डिफ्लेक्शन की कितनी लिमिट्स होती है, ठीक है। दो लिमिट्स पढ़ी थी, दो लिमिट्स के बाद कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन में कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हमने, वो भी चीज हमने पढ़ी, ठीक है। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन हमने उसके बाद पढ़ा कि एस्पेक्ट रेशियो होता क्या है, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो के बाद हमने पढ़ा कि स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ शुड लेस देन ए वैल्यू। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि यहीं से आगे बढ़ना है हमें। तो ये कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन वाले पार्ट से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट लूंगा, आपको ज्यादा नहीं लूंगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाए कल हमने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। तो पहले तो आपने एस्पेक्ट रेशियो पढ़ा था कि एस्पेक्ट रेशियो होता है क्या आपका L/D का रेशियो, ठीक है ना। और एस्पेक्ट रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है, कि चेक करने के लिए कि डिफ्लेक्शन आपका जो स्ट्रक्चर में हो रहा है वो अंडर लिमिट है या नहीं है, ठीक है ना। ये चेक करने के लिए आपको एस्पेक्ट रेशियो की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कैसे, आपको जो स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ जो आप कैलकुलेट करोगे, दैट शुड बी लेस देन ए वैल्यू, ए भी आपका स्पैन अपॉन डेप्थ ही है। आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेटेड इज लेस देन स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक बोल सकते हो, ठीक है ना। बेसिक कौन सा, जो आपका कोड में दिया हुआ है, ए वैल्यू, दिस ए वैल्यू इज आल्सो द रेशियो ऑफ द स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है ना। ये भी आपका रेशियो ऑफ एल अपॉन डी ही है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो दिस इज बेसिक, मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, बेसिक। तो कहीं पे भी अगर आपको डिफ्लेक्शन चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेटेड, दिस इज कैलकुलेटेड, जो आप कैलकुलेट करोगे दैट शुड बी लेस देन द स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका डिफ्लेक्शन चेक चेक मतलब एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। मतलब डिफ्लेक्शन वहां पे कोई अकर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है कि डिफ्लेक्शन आपके स्ट्रक्चर में अकर कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो स्पैन है या विड्थ है उसको रिड्यूस करके कुछ प्रोविजंस लेके उसके बाद उसको अंडर लिमिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने पढ़ा कि ए वैल्यू कितनी होती है किस किस के लिए। कैंटिलीवर के लिए हमने ए की वैल्यू पढ़ी थी 7। सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपने ए की वैल्यू पढ़ी 20, और कॉन्टिन्यूस बीम के लिए पढ़ी आपने ए की वैल्यू 26, ठीक है। ये 3 वैल्यूज आपने पढ़ी। देन उसके बाद मैंने स्पैन अपॉन ए वैल्यू इज लेस देन इफेक्टिव डेप्थ कर लिया। मैंने क्या करा, ए वैल्यू को यहाँ लेके आ गया नीचे, और इफेक्टिव डेप्थ को ऊपर लेके चले गया, ठीक है। इससे हमने इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर ली। इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला होता है आपका, इफेक्टिव डेप्थ शुड ग्रेटर देन इक्वल टू स्पैन अपॉन ए वैल्यू, ठीक है। यानी कहीं पे भी अगर आपको डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना है तो इफेक्टिव डेप्थ जो आपको गिवन होगी शुड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्पैन अपॉन ए वैल्यू, ठीक है। तो दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करवानी है, उनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। या तो आप पहली वाली कंडीशन से निकालो कि स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ शुड लेस देन ए वैल्यू, ठीक है। या आप इफेक्टिव डेप्थ शुड ग्रेटर देन इक्वल टू स्पैन अपॉन ए वैल्यू। तो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है आपकी, डिफ्लेक्शन लिमिट आपकी चेक हो जाएगी, डिफ्लेक्शन इज ओके, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो आपको डायरेक्टली इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए कहता है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव के लिए इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करोगे तो दो वैल्यूज पे कैलकुलेट करना है। एक तो आपको क्या करना है, एक वैल्यू तो आपको करना है, एक वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी है किसमें, अगर आपका स्पैन की वैल्यू लेस देन 10 मीटर है, जो भी स्पैन गिवन है, अगर वो 10 मीटर से कम है तो इफेक्टिव डेप्थ आपकी इस फॉर्मूले से निकलेगी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पैन अपॉन ए वैल्यू से सीधे, ठीक है। और ये आपका हर बीम के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्पैन की वैल्यू ग्रेटर देन 10 मीटर होगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, ए वैल्यू को 10 अपॉन स्पैन इन मीटर, ठीक है ना, 10 अपॉन स्पैन इन मीटर फैक्टर से ए वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अगर वैल्यू आपकी, अगर जो वैल्यू है आपकी वो स्पैन इज ग्रेटर देन 10 मीटर होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी इफेक्टिव डेप्थ निकलेगी स्पैन अपॉन ए वैल्यू, सेम फॉर्मूला जो पहले यूज किया, इनटू आप मल्टीप्लाई कर दोगे
10 अपॉन स्पैन इन मीटर से, यानी इस फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 अपॉन स्पैन इन मीटर से ए वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आपका कैंटिलीवर बीम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी ग्रेटर देन 10 मीटर होगा तो स्पैन ग्रेटर देन 10 मीटर हम कैंटिलीवर बीम के लिए एप्लीकेबल, मतलब कैंटिलीवर बीम के लिए स्पैन ग्रेटर देन 10 मीटर यूज करते ही नहीं है। क्यों? जैसे जैसे स्पैन बढ़ता है तो कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है। वो मैंने बताया था आपको, जब स्लैब वाली यूनिट आएगी तो स्लैब वाली यूनिट में मैं आपको पूरा ये प्रॉपरली बता दूंगा कि कैसे ये चीजें होती हैं, मैं आपको, क्योंकि ये चीज आपको वहां पे भी पढ़नी है, ठीक है ना। तो कैंटिलीवर बीम के अलावा ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया? फिर सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है ना, इफेक्टिव डेप्थ वाले सेकंड वाले फॉर्मूले को, ठीक है। देन उसके बाद उसके बेस पे हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे, कि एग्जांपल्स हमने ये करे थे कि कुछ आपको दे रखे थे 9 मीटर, 24 मीटर, 7 मीटर, ठीक है। इसके बेस पे आपको इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और वो आपने कैलकुलेट करी भी थी कल, ठीक है ना। तो इतना तक क्लियर हो गया था, ठीक है ना, ये तक आपका क्लियर हो गया था, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे इसके, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन में ही बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज पढ़ने वाले हो आप लोग, कोडल प्रोविजंस में ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, बिकॉज ये चीजें हर जगह नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। देखिए आप, अभी तक आपने पढ़ा था जो भी डिफ्लेक्शन चेक किया जिसमें आपने रेनफोर्समेंट का यूज नहीं किया है, यहाँ पे कहीं पे भी आपने नहीं पढ़ा होगा कि हमने रेनफोर्समेंट का यूज करके डिफ्लेक्शन चेक किया, मतलब एक जस्ट कंक्रीट के बीम के लिए आपने चेक कर रखा है। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ चेक कर रखा है, लेकिन आपको पता है कि हमेशा आपको कंक्रीट की बीम नहीं मिलेगी, रेनफोर्समेंट भी आप प्रोवाइड करते ही हो, ठीक है। कभी आप टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, तो कभी साथ में कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हो साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। यानी कभी सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए डिजाइन करते हो आप सेक्शन को, तो कभी आप डबली रेनफोर्स सेक्शन के लिए डिजाइन करते हो, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो यानी हमें रेनफोर्समेंट का इफेक्ट भी चेक यूज में लेना है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक आपने रेनफोर्समेंट का इफेक्ट यूज नहीं कर रखा है, यानी आपने ये एज्यूम कर रखा है कि कंक्रीट ही कंक्रीट आप यूज करते हो सिर्फ। अब अगर रेनफोर्समेंट का इफेक्ट अगर आएगा स्ट्रक्चर में, यानी अगर टेंशन में आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है या कॉम्प्रेशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है, तो आपको कैसे इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना है, ये कोडल प्रोविजन में हमें कोड में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप आपके पास आईएस कोड गिवन है तो आप पेज नंबर 37 या 38 ओपन कर सकते हो वहां पे, ठीक है। 37, 38, 39, जहां से मैंने ये रेफरेंस पे चीजें ले रखी है, मैं वहीं से आपको पढ़ा रहा हूँ चीजें, ठीक है ना। तो कोड नंबर इतना मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए आप लोग कि रेनफोर्समेंट का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, ठीक है ना। यानी सबसे पहले कौन से रेनफोर्समेंट का इफेक्ट टेंशन रेनफोर्स के इफेक्ट पे पड़ता है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट के इफेक्ट पे हम लोग इफेक्टिव डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। यानी वहां पे आप डिफ्लेक्शन चेक कैसे अप्लाई करेंगे, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालिए, ठीक है। कौन से नंबर का था ये, एक सेकंड वेट करना। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन में एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। नंबर रहने दोगे, कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो नहीं, ठीक है। सीधे हेडिंग डालिए, बेस्ड ऑन टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द मेंबर, based on tension reinforcement based on tension reinforcement provided in the member, ठीक है। तो जब आप टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो आप एक मॉडिफिकेशन फैक्टर का यूज करोगे जिसको हम बोलेंगे MF1, ठीक है। जब भी आप टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो कभी भी इफेक्टिव डेप्थ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो, या मैं बोलूं अगर आपको डिफ्लेक्शन को चेक करना है तो एक मॉडिफिकेशन फैक्टर का यूज करोगे जिसको हम बोलेंगे MF1, ठीक है ना। a modification factor a modification factor MF1 shall be used, ठीक है ना। a modification factor MF1 shall be used, ठीक है ना, जब भी आपको क्या प्रोवाइड करना है, टेंशन रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर आप प्रोवाइड कहाँ पे करोगे? सिंपल, जहां पे आपकी ए वैल्यू है उसी ए वैल्यू पे आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर अप्लाई करना है, ठीक है ना। जैसे आपने स्पैन ग्रेटर देन 10 मीटर था,
तो उस टाइम पे क्या करा था, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया था ए वैल्यू को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया था 10 अपॉन स्पैन इन मीटर। इन सिमिलर वे अगर आपको टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है तो टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते समय जब आप डिफ्लेक्शन चेक करोगे या जब आप इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करोगे तो आपको जो ए वैल्यू है उसी पे आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला क्या हो गया, इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला हो गया इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू क्या हो गया आपका स्पैन अपॉन ए वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन, इसको मैं मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 बोल रहा हूँ, ठीक है ना, जब आपने टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रही है इनटू अगर स्पैन आपका 10 मीटर से ऊपर है तो 10 अपॉन स्पैन इन मीटर, ठीक है ना, स्पैन इन मीटर। अगर आपका 10 मीटर से कम होगा तो ये 10 अपॉन स्पैन इन मीटर वाला फैक्टर नहीं जुड़ेगा इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका अब ये बन गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, ठीक है ना, अगर आपने टेंशन रेनफोर्समेंट यूज कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करना नहीं कर पड़ेगा, वहां पे आपका कोई कोडल प्रोविजन नहीं आएगा। अगर मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करते टाइम पे अगर मॉडिफिकेशन फैक्टर की जरूरत पड़ती है तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको टेबल गिवन होगी, ठीक है, उस टेबल के थ्रू, टेबल नहीं, वहां पे आपको ग्राफ गिवन होगा और उस ग्राफ के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज रहने वाला है यहाँ पे। तो एक बार समझ लेंगे हम लोग कि मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करना कैसे है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिक दो चीजों की नेसेसिटी रहने वाली है, दो चीजों की रिक्वायरमेंट आपको रहने वाली है। एक तो आपको रहने वाली है परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट और दूसरा आपको जरूरत पड़ने वाली है एफएस वैल्यू की, यानी एफएस के आपका ये मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना, जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं फॉर कैलकुलेटिंग मॉडिफिकेशन फैक्टर, फॉर कैलकुलेटिंग मॉडिफिकेशन फैक्टर मैं MF1 लिख रहा हूं, ठीक है, मॉडिफिकेशन फैक्टर वी हैव टू कैलकुलेट, we have to calculate percentage of tension reinforcement, percentage of tension reinforcement and fs, fs है आपका स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड, स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जहां पे भी आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर को कैलकुलेट करना है तो वहां पे दो चीजें पहले आपको निकालना है, पहले तो आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टील और दूसरा आपको निकालना है एफएस की वैल्यू। एफएस है क्या, स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड, ठीक है। अभी मैं ग्राफ में दिखाता हूँ आपको कैसे मैंने ग्राफ बना रखा है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए आपको पता ही है, जब आपकी स्टील की परसेंटेज आपको निकालनी है तो AST अपॉन बी इंटू डी, ठीक है, इंटू 100 से आपका परसेंटेज ऑफ स्टील निकल जाती है, ठीक है। एक फॉर्मूला अभी और है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए, वो बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट ओनली आपको सिर्फ परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है तो आप सीधे क्या करोगे, EST अपॉन BD इंटू 100 से आप परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील निकाल लोगे, पहली बात, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या निकालना है, एफएस। एफएस आप कैसे निकालोगे, एफएस आप निकालोगे 0.58, ये फॉर्मूला आपको गिवन है 0.58 FY एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील required divided by area of cross section of steel provided, इससे आपकी निकलेगी एफएस की वैल्यू, ठीक है। तो एफएस आपका निकलेगा 0.58 FY इंटू AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड, ठीक है ना। सिंपल से आप ये भी बोल सकते हो कि एफएस इक्वल टू 0.58 FY इंटू AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड। तो ये दो वैल्यूज आपकी पता चल गई,
जैसे ही आपकी परसेंटेज ऑफ स्टील और एफएस की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप इजीली मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट कर लोगे फ्रॉम द ग्राफ। अगर आपके पास आईएस कोड है तो पेज नंबर 38 ओपन करिए, अदरवाइज नहीं है अगर आपके पास तो अब मैं यहाँ पे स्क्रीन में भी मैंने उसकी पिक लेके आ रखा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं चीजें, या इसके अंदर के कॉन्सेप्ट क्या क्या बचते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, डायग्राम से न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एग्जाम में आपके आ रखे हैं इसके। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं सारी चीजें एक बार कॉन्सेप्ट किया। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, यहाँ देखिए मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे आईएस कोड पेज नंबर 38 से मैंने ये डायग्राम यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो शायद आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, प्रॉपर ये डायग्राम अगर नहीं दिख रहा है तो बता देना आप लोग। ठीक है, वो आपको ये चीज दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर और परसेंटेज ऑफ स्टील के बीच में एक ग्राफ बन रखा है। देखिए मॉडिफिकेशन फैक्टर और परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट के बीच में एक ग्राफ बन रखा है। सबसे पहले आपने क्या करा, परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करी। ठीक है, वो परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट आपके कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में। देखिए कि 0%, 0.4%, 0.8%, 1.2%। ठीक है, ये आपकी परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहली बात। सेकेंड आपने कैलकुलेट करना था एफएस वैल्यू। ये यहाँ पे देखिए एफएस वैल्यू, एफएस वैल्यू कैसे निकालनी है। एफएस के लिए इन्होंने फॉर्मूला स्पेसिफाई कर रखा है 0.58 एफ वाई इंटू ए एस टी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड। जो मैंने फॉर्मूला पीछे स्पेसिफाई किया वही फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और इस एफएस के एफएस है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो एफएस क्या है। एफएस आपका है, Fs is the steel stress of service load। Fs is the steel stress of service load। ठीक है ना, स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड आपका Fs की वैल्यू है, यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। ठीक है ना, जैसे ही आपके Fs निकल के आ जाएगी तो डिफरेंट डिफरेंट Fs के लिए आपके डायग्राम दे रखे हैं। देखिए Fs 120 के लिए एक कर्व दे रखा है जो आपका कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली Fs 145 के लिए एक कर्व बन रखा है, थर्ड आपका कर्व बन रखा है Fs 190, देन उसके बाद Fs 240, देन उसके बाद Fs 290। ठीक है, इन सब के लिए एफएस के लिए आपके ये कर्व बन रखे हैं। ठीक है, आप सबसे पहले परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट निकालोगे, उसके बाद एफएस की वैल्यू निकालोगे, एंड देन उसके बाद आप रिलेट करके, उसके बाद आप रिलेट करके क्या कर लोगे, सीधे मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए आपके परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट की वैल्यू आई 1.2। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट की वैल्यू आई आपकी 1.2। ठीक है ना, और आपकी एफएस की वैल्यू, एफएस की वैल्यू निकल के आई 290। तो एफएस की वैल्यू अगर 290 निकल के आती है तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर चाहिए तो देखिए आप 1.2 तो आपका परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट है, एफएस आपका 290, तो यहाँ पे देखिए ये 1.2 और 290 को कहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, इस यहाँ पे कट कर रहा है 1.2 290 को। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू देख करोगे तो देखिए आप मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू आपकी 0.8 आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी सिंपल। ठीक है ना, तो परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट अगर आपको पता है और एफएस की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो आप इजिली मॉडिफिकेशन फैक्टर निकाल सकते हो। अगर कोई वैल्यू बीच में लाई करती तो आप इंटरपोलेशन करके निकाल सकते हो या आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करनी है मॉडिफिकेशन फैक्टर, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं वहां पे आपको ये प्रॉपर तरीके से करवा दूंगा। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। जस्ट मैंने आपको अभी एक आइडिया दे दिया कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है ना, अभी ये क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपे हुए हैं, उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, जब आप मॉडिफिकेशन फैक्टर आप कैलकुलेट करोगे उससे पहले ही आपको एक चीज दिख रही होगी, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट आपकी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में देखिए जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट बढ़ रही है, यानी 0, 0.4, 0.8, 1.2 करके 3 तक ये आगे जा रही है, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू भी रिड्यूस होते जा रही है। ठीक है, अगर मैं पहला ग्राफ देखूं तो पहला ग्राफ देखिए सारे ग्राफ सेम बन रहे हैं,
यानी आपका ये ग्राफ देखिए कुछ ऐसा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यानी परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट के साथ आपके मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू, ठीक है, टेंशन साइड में, जो टेंशन साइड में मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू है वो आपकी क्या होती जा रही है, रिड्यूस होते जा रही है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि अगर परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट आप इंक्रीज करोगे तो जो मॉडिफिकेशन फैक्टर आपने प्रोवाइड कर रखा है उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है सिंपली, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, इससे मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस कर रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ इसको, परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट इंक्रीजेस, ठीक है, यानी पीटी की वैल्यू जब इंक्रीज कर रही है तो मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, रिड्यूस कर रही है, ये आपको ग्राफ से दिख रहा है। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से ये जनरेट हुआ जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव आपका ये, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सेम वाला अगर अर्जेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग रिकॉर्डिंग से देख लेना, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी आपकी वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर अर्जेंट है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्डिंग से उसको कवर कर लेना, ठीक है ना। बाकी और लोग बने रहिए आप लोग, ठीक है। तो जैसे जैसे ही आपका परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इंक्रीज करेगी, पीटी की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या होगा, आपका रिड्यूस करेगा, ये आपको दिख रहा है, पहला कॉन्सेप्ट आपका ये जनरेट हुआ, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज करेगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मॉडिफिकेशन फैक्टर पे, ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीजेस, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर आपका जो 1 की वैल्यू है ये रिड्यूस करेगी, इसको हम समझ लेते हैं कैसे करेगी, ठीक है ना। अगर स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज करेगी तब भी आपकी मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू आपकी क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, कौन सा मॉडिफिकेशन फैक्टर, 1 की वैल्यू, ठीक है। वो कैसे रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखिए हम लोग स्टील कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, एक तो हम यूज कर सकते हैं Fe250 कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हम यूज कर सकते हैं Fe415 यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं Fe500 हम यूज कर सकते हैं स्टील, ठीक है। ये स्टील्स हम कॉमन यूज करते हैं, जो स्टील्स वो स्टील्स का मैंने यहाँ पे डिटेल्स लिख दी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा Fe250 के लिए Fy की वैल्यू होती है 250, Fe415 के लिए Fy की वैल्यू कितनी होती है 415, और Fe500 के लिए Fy की वैल्यू होती है 500, इतना तो आपको पता है, सबको पता है, ठीक है। जब आप सर्विस लोड यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो सर्विस लोड किस पे डिपेंड कर रहा है, सर्विस लोड डिपेंड कर रहा है आपका एफ वाई की वैल्यू पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए सर्विस लोड किस पे डिपेंड कर रहा है आपका एफ वाई की वैल्यू पे, यानी जैसे जैसे एफ वाई की वैल्यू इंक्रीज करेगी सर्विस लोड आपका इंक्रीज करेगा, इतना तो आपको पता चल रहा है, यानी Fe500 स्टील के लिए सर्विस लोड सबसे ज्यादा होगा, इतना आपको पता है, ठीक है। अब आप ग्राफ में ऊपर देखिए, ग्राफ में जब देखोगे आप तो सर्विस लोड जितना कम होगा उतना उसका मॉडिफिकेशन फैक्टर ज्यादा है, ये आपको दिख रहा होगा। जैसे जैसे सर्विस लोड इंक्रीज करेगा तो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू और रिड्यूस होते जा रही है, आप ग्राफ में देखिए 120 जब सर्विस लोड है आपका तो मॉडिफिकेशन फैक्टर का जो ग्राफ बन रहा है ये आपका सबसे टॉप में, देन उसके बाद आपका ग्राफ उससे नीचे आएगा जब आपका सर्विस लोड 145 है, और सबसे नीचे जिसका आपका मॉडिफिकेशन सबसे नीचे आपका जिसका ग्राफ है उसका सर्विस लोड 290 है, यानी यहां से आपको दिख रहा है कि सर्विस लोड इंक्रीज करेगा तो आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर आपका क्या करेगा, मॉडिफिकेशन फैक्टर डिक्रीज करेगा, और सर्विस लोड इंक्रीज किस केस में करेगा, जब आपका यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, एसएससी जेई एग्जाम की ही बात कर रहा हूँ, तभी मैं करा रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीजेस तो मॉडिफिकेशन फैक्टर आपका क्या कर रहा है, रिड्यूस करता है, ठीक है। क्यों, जैसे ही स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज करेगी तो आपका सर्विस लोड इंक्रीज करेगा, और सर्विस लोड इंक्रीज करने में आपको दिख ही रहा होगा ग्राफ से, जैसे ही सर्विस लोड इंक्रीज करेगा तो मॉडिफिकेशन फैक्टर आपका रिड्यूस हो रहा है, आपका ग्राफ में आप अच्छे से देख सकते हो, हर सर्विस लोड के लिए ग्राफ बना के दे रखा है वहां पे सामने आप, ठीक है ना। सो एक यहाँ पे नोट डाल के लिखिए, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं हाई स्ट्रेंथ स्टील की, अगर आपको एग्जाम में दिया हुआ है हाई स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील, अगर एग्जाम में आपको डायरेक्टली गिवन है हाई स्ट्रेंथ स्टील और कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू आपकी 0.8 होती है, ये ध्यान रखें, ठीक है। अगर हाई स्ट्रेंथ स्टील कहीं पे गिवन है
और उसका मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको निकालना है, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू 0.8 हम जनरली लेके चलते हैं, ठीक है ना। जनरली हम 0.8 उसके लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू लेके चलते हैं, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो टेंशन साइड में जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है वो कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। पहले आप परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट निकालिए और एफएस निकालिए, देन उसके बाद एफएस का आपका कर्व कहाँ पे लाई कर रहा है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट के बेस पे उसको रिलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करना है ये तो आप हम कर लेंगे अभी क्वेश्चन में, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेट कैसे करना है ये कॉन्सेप्ट समझना, जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपको समझना है कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट आपका बढ़ेगा तो मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू आपकी रिड्यूस करेगी, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज करेगी तो आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर रिड्यूस करेगा, क्योंकि सर्विस लोड की वैल्यू जो एफएस की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज कर रही है, और जैसे जैसे एफएस की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो मॉडिफिकेशन फैक्टर आपका रिड्यूस कर रहा है, ये आप कर्व से आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और मैंने यहाँ पे लिखा दिया आपको हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू आपकी 0.8 होती है, ठीक है ना। सिंपल सा ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, ठीक है। ये समझने में किसी को भी प्रॉब्लम आई है कि ये ग्राफ में क्या चीजें हुई हैं तो आप लोग क्वेश्चन चैट सेक्शन में करने को तैयार है। ओके, समझ में आ गया, समझ लूँ मैं समझू कि मतलब सबको समझ में आ गया है, ठीक है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक ग्राफ भी है, साथ में आपके जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। एक तो हो गया आपका कि आपने क्या कर रखा है यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्या कर रखा है कि टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करिए, ठीक है ना। क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कि जहां पे आपने टेंशन रेनफोर्समेंट यूज कर रखी तो उसके लिए आपने मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 आपने यूज किया इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए। सेकेंड चीज आपका क्या है, अगर आपने कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी साथ में, कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करते हो, जब आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन होता है तब आप कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, यानी आप टेंशन रेनफोर्समेंट तो वहां पे प्रोवाइड कर ही रहे हो, साथ में आपने क्या प्रोवाइड कर रखा है, टेंशन के साथ कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर रखा है। तो उस केस में हम इफेक्टिव डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहला वाला केस था सिर्फ आपका टेंशन रेनफोर्समेंट वाला, ठीक है। सेकंड वाले केस में हम लोग बोलते हैं कि हमने कॉम्प्रेशन के साथ टेंशन के साथ साथ कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है ना। तो अगला कॉन्सेप्ट देखिए, बेस्ड ऑन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर समझ जाओगे तो बहुत इजी चीज है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एग्जाम में आती है आपको, ठीक है। based on compression reinforcement based on compression reinforcement provided, ठीक है, बेस्ड ऑन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो किसके मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू, ठीक है ना। यानी जब भी आप कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो एक मॉडिफिकेशन फैक्टर आप अगेन यूज करोगे जिसका नाम होगा MF2, यानी वहां पे आपको MF1 तो यूज करना ही करना है क्योंकि टेंशन रेनफोर्समेंट तो आप प्रोवाइड कर रहे हो, साथ में जब आप कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो आपको एक मॉडिफिकेशन फैक्टर कोड बोलता है और यूज करिए जिसका नाम है MF2, ठीक है ना। तो अनदर मॉडिफिकेशन फैक्टर MF2 shall be used, another modification factor modification factor MF2 shall be used, ठीक है। तो सेकंड मॉडिफिकेशन फैक्टर आप यहाँ पे यूज करोगे जिसका नाम होगा MF2, ठीक है। तो इस केस में अब इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, अगर मैं बात करूं इफेक्टिव डेप्थ के फॉर्मूले की, तो इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला हो गया आपका स्पैन अपॉन ए वैल्यू, ये का
जो सबसे पहले आपने लिखा था, टेंशन साइड में प्रोवाइड कर रखा है आपने। सेकंड आप कंप्रेशन साइड में सेकंड मॉडिफिकेशन फैक्टर यूज करोगे mf2, ये वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई होगा इनटू, अगर 10 मीटर से ऊपर का स्पैन है तो आपका क्या हो जाएगा 10 अपॉन स्पैन इन मीटर, 10 अपॉन स्पैन इन मीटर आपका उसके बाद हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ के लिए फॉर्मूला आपका ये निकल के आ गया। अगर आपका कॉम्प्रेशन रेनफोर्स, तो MF2 कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने यहाँ पे FS कैलकुलेट करा, वो कैलकुलेट करा, ठीक है। लेकिन आप अगर MF2 कैलकुलेट करना चाहते हो तो MF2 कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ही काफी है। यानी पहले आप परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट निकालो और सीधे आपका MF2 कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख दो फॉर कैलकुलेटिंग MF2, फॉर कैलकुलेटिंग MF2 we have to calculate percentage of compression reinforcement, परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, ये हो गया आपका पीसी परसेंटेज, ये आपको निकालना है। और ये टेंशन की तरह इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधे ही आप निकाल सकते हो इसके बाद क्या, मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 की वैल्यू, ठीक है ना। इससे आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं, पेज नंबर 39 कोडल प्रोविजन, ठीक है ना। कोडल प्रोविजन का पेज नंबर 39 आप यूज कर सकते हो, मैंने वही पेज यहाँ पे यूज कर रखा है, ठीक है ना। पेज नंबर 39 ये देखिए आप, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक कर्व दिया हुआ है आपको, मॉडिफिकेशन फैक्टर और परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के बीच में एक कर्व आपको गिवन है। तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, और परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के बेस पे आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली आप उसको रिलेट करके मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू आप निकाल सकते, मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट निकलेगा कैसे, परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट निकलेगा आपका परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, सॉरी कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इनटू, सॉरी एएससी इनटू बीडी इनटू 100 से निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर टेंशन रेनफोर्समेंट की मैं बात करूं तो एएसटी अपॉन बीडी इनटू 100 से आप निकाल लेते, तो परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आप एएसटी अपॉन बीडी इनटू 100 यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन अपॉन बी इंटू डी इंटू 100 से आपका सीधे निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, ठीक है ना, सिंपल सी। उसके बाद देखिए बाई चांस अगर कैलकुलेट किया आपने और परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आपका 1 निकल के आया, ठीक है, लेट अस कंसीडर कि परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट आपका 1 निकल के आया, तो उस केस में देखिए ये यहाँ पे 1 आपका निकल के आया, तो यहाँ पे देखिए आप मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करोगे, आप सबसे पहले 1 के करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करोगे, कहाँ पे कट किया कर्व को, यहाँ पे कट किया, और ये वैल्यू आपकी लाई करेगी कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो जहां पे आप इंटरपोलेशन अप्लाई कर सकते हो वहां पे तो आप मॉडिफिकेशन फैक्टर इंटरपोलेट करके निकाल सकते हो, लेकिन जहां पे इंटरपोलेशन अप्लाई नहीं होगा तो वहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको लेनी पड़ सकती है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लेके डिजाइन कर दोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इंटरपोलेशन करना यहाँ पे डिफिकल्ट है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे देखिए वैल्यू 1.2 और 1.3 के लगभग लगभग बीच में लाई करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आप वैल्यू ले लीजिए 1 पॉइंट कितना ले लो आप यहाँ पे 1.25 आप ले लो, ठीक है। तो MF2 की वैल्यू अगर परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील अगर आपकी कितनी है 1 है, तो MF2 की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली 1.25 लो और डिजाइन कर दो, ठीक है ना। तो इससे आप क्या क्या हो जाएगा, गलती नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर कहीं पे जैसे आपके परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट की वैल्यू आपकी कितनी आई, कितनी अगर 0.50, ये कितनी आपकी जीरो, जीरो के बाद ये कितनी होगी 0.25, उसके बाद 0.25, 0.50, 0.75 आपकी अगर अगली है, उसके बाद 1, देन 1.25, देन 1.50, ये आपकी 1.75, 2.0 ऐसे आगे बढ़ ली। अगर आपकी परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है, अगर कितनी परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की वैल्यू निकल के आती है 0.75, तो उस केस में अगर आप मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 की वैल्यू में बताऊं कि कितनी निकल के आ रही, तो देखिए 0.50, 0.75 आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। आप इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करो कर्व में, यहाँ पे कट किया ये, ठीक है, और देखिए मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 आपका 1.2 निकल के आ जाएगा, मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 आपका 1.2 निकल के आ जाएगा, ठीक है।
तो जब भी आप मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करोगे, खासकर मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 या 1, ये कॉन्सेप्ट दोनों में अप्लाई होगा, तो आपका होगा क्या, एक तो आपको वैल्यू अप्रोक्सीमेट भी लेनी पड़ सकती है और कहीं कहीं पे वैल्यू आपकी एग्जैक्ट भी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज मत होना कि निकालना कैसे है, मैंने आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 बता दिया कैसे निकालना है आपको, ठीक है ना। और परसेंटेज ऑफ टेंशन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, जैसे आपका कहीं पे 1 पॉइंट आपका कितना 1 पॉइंट, जैसे कभी आपका परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आपका 1.49, तो वहां पे आप ये मत समझना कि एग्जैक्ट निकालना, आप सीधे उसको क्या कर देना 1.50 कर देना, ठीक है। या 1.4 भी आ जाए तब भी आप उसको क्या कर देना 1.50 के करस्पॉन्डिंग आप लेके निकाल देना, ठीक है ना। सेफर साइड लो और निकाल दो, इससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी इजी पड़ जाएगी और आप इजिली कैलकुलेट भी कर पाओगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट में सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट बढ़ रही है, ठीक है। कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट जैसे जैसे बढ़ रही है आपकी, मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है, आपको ये कर्व से दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। तो जैसे जैसे कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, तो वैसे वैसे मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू भी इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो आप परसेंटेज ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप, परसेंटेज मत लिखो, यहाँ पे लिखो आप कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट, कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट परसेंटेज, जिसको हम लोग पीसी से शो कर रहे हैं, पीसी परसेंटेज इंक्रीजेस, MF2 की जो वैल्यू है वो भी आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस कर्व से हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका ये निकल के आया, ठीक है ना। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। तो MF2 की वैल्यू आपकी ये निकल के आई, ठीक है ना। तो दोनों के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिए हैं कि टेंशन साइड में अगर आपका यूज कर रहे हो और कॉम्प्रेशन साइड में अगर आप यूज कर रहे हो, तो कैसे आपको कौन सी चीजें कैलकुलेट करनी है, कैसे निकालना है, मैंने ये प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर दिया है। अगर यहाँ पे तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी चीज दोबारा रिपीट करनी है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग कॉन्सेप्ट अपने जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। इसमें आप क्वेश्चन में आप 2-3 चीजें ऑब्जेक्टिव सीख जाओगे कि कैसे आपको ऑब्जेक्टिव चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। सो नो प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर कुछ, हाँ ठीक है, कुछ आया मैसेज, नो सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बढ़ता हूँ फिर आगे, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन फिर, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। वैसे मैं ये वाला क्वेश्चन कराता नहीं हूँ, कल मैं कहीं ऑनलाइन घूम रहा, कहीं देख रहा था यूट्यूब में वीडियो वीडियो, तो एक क्वेश्चन मेरे को ये मिल गया वहाँ पे, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इससे 3 या 4 कॉन्सेप्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, साथ में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, ठीक है। तो मैंने वो क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से उठा के यहाँ पे यूज कर दिया आपके लिए, कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से काफी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो कई कई क्वेश्चन हम ऐसे भी उठा देते हैं, कहीं पे आपको मिल जाए हम लोगों को, तो हम लोग उठा के लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं वैसे मेरी प्लानिंग में नहीं होता है, मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाल दिया है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। लिखिए फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम, अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग साइज 230 into 400 mm, 230 into 400 mm effective depth, effective depth, the clear length of the beam is 4.5 meter, the clear length of the beam is 4.5 meter, the width of the column support
width of the column support is given 230 mm at both edge of the beam. Both edge of the beam. The beam is subjected with factored UDL of 36 kilonewton per meter. Use M25 concrete and Fe415 steel. ठीक है. Determine reinforcement also do the deflection check. तो जब भी जो कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़ के आए हो सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपके अप्लाई हो जाने हैं. ठीक है. एक क्वेश्चन पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट आपके इसी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाने हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखिए एक सिंपली सपोर्टेड आपको बीम दे देगी जिसका साइज है 200 फीट इंटू 400 mm. ठीक है. इफेक्टिव डेप्थ आपको दी है 400 mm. द क्लियर लेंथ ऑफ द बीम इज 4.5 मीटर. द विड्थ ऑफ द कॉलम सपोर्ट इज गिवन 230 mm एट द बोथ एज ऑफ द बीम. द बीम इज सब्जेक्टेड विद द फैक्टर्ड यूडीएल ऑफ. फैक्टर्ड यूडीएल देने का मतलब है कि यहाँ पे आपको अलग से सेल्फ वेट निकालने की जरूरत नहीं है. फैक्टर्ड यूडीएल आपको डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट आप निकाल सकते हो. ठीक है ना. फैक्टर्ड यूडीएल दे रखा है तो डेड लोड प्लस लाइव लोड का एक कॉम्बिनेशन बना के ही दे रखा है. ठीक है ना. तो फैक्टर्ड यूडीएल ऑफ 36 किलोन्यूटन पर मीटर. यूज M25 कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट यानी एरिया ऑफ स्टील आप कितना प्रोवाइड करोगे और आपको यहाँ पे करना है डिफ्लेक्शन चेक करना है कि डिफ्लेक्शन में आपका स्ट्रक्चर सेफ है या नहीं है. ये आपको चेक करना है यहाँ पे. ठीक है ना. ठीक है. तो देखिए अगर आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने कराया था आपको 0.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 BMU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू BD. ये फॉर्मूला मैंने आपको WSM में कराया था, सॉरी LSM में लिखाया था और मैंने बोला था कि ये आपका एरिया ऑफ स्टील निकालने में अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो या चाहे ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो ये हर जगह आपका यूज होने वाला है. ठीक है ना. ये आपका हर जगह यूज होने वाला है. ये फॉर्मूला मैंने आपको कराया था. ठीक है. उससे आप एरिया ऑफ स्टील निकाल लोगे जो कि आपका रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील निकलेगा. ठीक है. तो करते हैं क्वेश्चन को इसको हम. ठीक है. पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम साथ में. ठीक है ना. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं हम लोग साथ में इस क्वेश्चन को. ठीक है. तो पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आपने.
ओके, ये पूरा ही बैक हो गया पूरा। ठीक है, क्वेश्चन हम कर रहे थे। मैं एक बार सर से होस्ट के लिए कॉल करता हूँ, आप लोग प्लीज 1 मिनट वेट करिए, ठीक है ना। मैं एक बार होस्ट दोबारा बनाने के लिए कॉल करना पड़ेगा मुझे सर को, वो बैक हो गया पूरा ही। ओके, आ गए हम लोग लाइव। ठीक है, मैं एक बार शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ। घर के नेटवर्क है ना, कभी कभी प्रॉब्लम करते हैं, पता नहीं बैक हो गया शायद, नेटवर्क बैक पता नहीं क्या हुआ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, करते हैं क्लास स्टार्ट। मनसुख यार, आपने किया क्या होस्ट मेरे को? तो ये रिकॉर्ड में जाएगा नहीं जाएगा? सर ने नहीं किया मेरे को होस्ट किया। ये लेक्चर रिकॉर्ड भी होना है ना? होस्ट आप थे? अरे वो तो ठीक है, लेकिन सर ये होस्ट मेरे को सर ने बनाना चाहिए था ना। एक सेकंड वेट करना, रुको, मैं देखता हूँ क्या एक बार, सर है या नहीं है मेरे को। सर रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें दिखा देता है यहाँ पे ऊपर पे ना रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। हाँ मैं वही खोल रहा हूँ एक बार। हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है। वो यस सर। रिकॉर्डिंग में सर तो दिख नहीं रहे, लेकिन सर वो मेरे पे यस ऑप्शन आ रहा था आपको बनाने का ना होस्ट, तो मैंने बना दिया। यस लाइव ने होस्ट बनाया लिखा रहा था, आपने बनाया कि मेरे को ये अरे समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। अब पता नहीं, मैं था होस्ट तो मैंने आपको बना दिया, बस रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे। हाँ रिकॉर्डिंग तो आ रहा है ऊपर पे। यस सर। सर ने कॉल नहीं रिसीव किया, अब पता नहीं जो भी है, चलो ठीक है कर लेते हैं, अपना पढ़ लेते हैं फिर जो आ रखे हो आप लोग ना। ठीक है, ओके सर। तभी मैं बोलता हूँ लाइव क्लास में आया करो। अब ये रिकॉर्डिंग देखो, पता नहीं है हो रही नहीं हो रही, ठीक है ना। अब ये है कि ठीक है, जो भी चीज़ है हमारे क्लास तो करना ही है हमें, है ना। कर लेते हैं इसको क्लास को। ठीक है, तो ये देखिए एक बार आप, अगर एक बार सर कॉल रिसीव कर लेते तो बात हो जाती, तो ठीक है, चलो छोड़ो जो भी है। ठीक है, कर लेते हैं इस बार क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में सबसे पहले आपको निकालना है मोमेंट। ठीक है ना, अगर आपको EST निकालनी है, EST रिक्वायर्ड, तो आपको निकालना है मोमेंट। ठीक है ना, मोमेंट आप कितना निकालोगे? WL²/8 से निकलता है सिंपली सपोर्टेड बीम का, क्योंकि यूडीएल आपको देखिए, यूडीएल यहाँ पे आपको गिवन है किलो न्यूटन पर मीटर में। यानी यूडीएल अगर आपको दिया हुआ है किलो न्यूटन पर मीटर में, तो सिंपल सी बात है, पहले तो हमको दिखना ही नहीं यूडीएल लिखा हुआ है। अगर यूनिट लोड की किलो न्यूटन पर मीटर में है, तो वहां पे यूडीएल ही दिया हुआ है। तो हर जगह क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं भी करेगा कि यूडीएल दे रखा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। कभी आप देखना, क्वेश्चन में घुमाने के लिए कभी कभी ये पूछ सकता है कि 36 किलो किलो न्यूटन ही दिया हो सिर्फ आपको, तो वहां पे ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट लोड दे रखा है, ठीक है ना। अगर जस्ट किलो न्यूटन में यूनिट दे रखी तो पॉइंट लोड दे रखा है, तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट क्या होता है आपका? WL/4 से निकलता है आपको उसके बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको यूडीएल दिया हुआ है, तो यहाँ पे यूडीएल आपका निकलेगा WL²/8 से मोमेंट, ठीक है। लेकिन एल है क्या यहाँ पे? एल यहाँ पे क्या है आपका? एल है यहाँ पे आपकी इफेक्टिव स्पैन, जो कि आप देखिए क्लियर लेंथ दे रखी है। यानी क्लियर लेंथ देने का मतलब क्या है? आपको यहाँ पे क्लियर स्पैन गिवन है L0, ठीक है। और आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना है। जैसे ही आपका इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट हो जाएगा, तो आपका मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा, और मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा तो आपका क्या निकल जाएगा? EST निकल जाएगी, जितनी रिक्वायर्ड EST है ये निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेटर। उससे पहले हम देखते हैं अब दिया क्या क्या हमें, ठीक है। हमें दे रखा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम में L0 आपको गिवन है 4.5 मीटर का। 4.5 मीटर आपको L0 गिवन है। FC के यहाँ पे दे रखा है आपको 25, ठीक है, न्यूटन पर mm² इसकी यूनिट होगी, न्यूटन पर mm²। FY आपको दे रखी है 415। अगर कभी एग्जाम में कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है,
तो एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना, जो यूनिट कभी कभी हम लोग क्लास में छोड़ भी देते हैं, लेकिन वहां पे आपको हर एक चीज लिखनी है, ठीक है। ऐसा मत करना कि एफसी के 25 लिख दिया और छोड़ दिया, मार्क्स काट देगा एक नंबर, ठीक है ना। प्रॉपर चीजें आपको वहां पे डिस्क्राइब करनी है, सारी की सारी चीजें, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ आपको दे रखी है 400 mm, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे विड्थ गिवन है 230 mm की, 230 mm आपको यहाँ पे क्या है, विड्थ गिवन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जब आप इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करोगे, तो इफेक्टिव स्पैन सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैंने आपको कल बताया था कैसे कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू आप करोगे एल नॉट प्लस डी, एल नॉट प्लस डब्ल्यू, एल नॉट प्लस डी/2 और एल नॉट प्लस डब्ल्यू/2 से आप कैलकुलेट करते हो, तो ठीक है। इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो आपको लेना है इफेक्टिव स्पैन सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। बाकी और बीमों के लिए अलग अलग चीजें हैं, मैंने आपको करा रखी हैं चीजें, ठीक है। तो निकालिए, बस पहले आप निकालिए एल नॉट प्लस डी, ठीक है। तो जब आप एल नॉट प्लस डी निकालोगे, एल नॉट प्लस डी निकालोगे, तो एल नॉट कितना है आपका 4.5 मीटर, तो यानी आपका हो गया 4500 mm, प्लस डी आपको दिया हुआ है 400 mm, ठीक है। सेकेंड आपको निकालना है एल नॉट प्लस डब्ल्यू, एल नॉट प्लस डब्ल्यू, और एल नॉट प्लस डब्ल्यू आपका क्या होता है, एल नॉट आपका अगेन आपका 4500 प्लस डब्ल्यू होगा यहाँ पे आपका 230 mm का, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है विड्थ ऑफ द सपोर्ट, क्या होता है डब्ल्यू, क्या होता है इसमें, डब्ल्यू होता है आपका द विड्थ ऑफ, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। डब्ल्यू है आपका विड्थ ऑफ द कॉलम सपोर्ट, जो कि आपको 230 mm गिवन है, ठीक है। ये निकल गया, जब आप इसको निकालोगे तो ये निकल जाएगा आपका 4900। आप लोग जिसका एएसटी रिक्वायर्ड निकल जाएगा वो बता देना, ठीक है ना। 4.73 मीटर, नहीं नहीं 4.5, दीपक गौर क्या बोल रहे हो आप, 4.73, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ये निकल गया होगा आपका ना, हाँ सही सही है। इसके बाद आप मोमेंट निकालो, मोमेंट निकालने के बाद एएसटी निकाल लो सीधे, एएसटी रिक्वायर्ड एएसटी 814, वेरी गुड, ठीक है। 20 mm डाया के बार यूज करो, 20 mm डाया के बार यूज करने के बाद आप क्या करो, नंबर ऑफ बार्स निकाल लो, ठीक है। ये भी कर सकते हो इजिली आप, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये निकल गया आपका 4900, और आपका दूसरा आपका निकल जाएगा ये आपका 4730 mm, ठीक है। तो इन दोनों में से मिनिमम वाली वैल्यू आपको इफेक्टिव स्पैन लेके चलनी है, तो है क्या इसमें मिनिमम 4730 आपका इफेक्टिव स्पैन। तो जो इफेक्टिव स्पैन यहाँ पे हो गया आपका, इफेक्टिव स्पैन की मैं अगर बात करूं, एल इफेक्टिव की मैं बात करूं, तो कितना आ गया ये आपका 4.73 मीटर, इतना आपका क्या निकल गया इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू, ठीक है। ये आपका निकल गया इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू। आपको यहाँ पे दिया हुआ है डब्ल्यू यू, यानी फैक्टर्ड लोड या अल्टीमेट लोड आपको गिवन है 36 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो पहला वाला पोर्शन जो है मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ इसे क्लास में, डब्ल्यूएसएम में भी करा रखा है, वो एलएसएम में भी करा रखा है। तो पहला वाला क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो, जो पहला रेनफोर्समेंट जैसे कैलकुलेट करनी थी ना, तो वो इजीली कर सकते हो एसटी आप, ठीक है ना। अभी बताऊंगा, देखो आप वही चीजें कर रहे हैं जो हमने कर रखी है। डब्ल्यू हो गया आपका 36 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो अल्टीमेट मोमेंट या फैक्टर्ड मोमेंट। तो अल्टीमेट मोमेंट या फैक्टर्ड मोमेंट आप कैसे निकालोगे, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल दिया हुआ है, तो आपका डब्ल्यू ई एल इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8 से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। डब्ल्यू कितना की बने आपको 36, ठीक है, इंटू एल इफेक्टिव आपका गिवन है 4.73 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो करिए सॉल्व, सॉल्व करिए इसको। दीपक गौर का तो पूरा ही निकल गया, एएसटी प्रोवाइडेड 942। देखिए जो 2.6 आपका निकल रखा है ना, हाँ बिल्कुल सही है आपका 942.47 mm स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, पहला पार्ट आपका निकल ही गया, इतना ही तो है पहला पार्ट निकालना। परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड भी निकाल लो सीधे आप, एएसटी अपॉन बीडी इंटू 100 करिए, उससे निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। तो ये तो सीधे ही निकाल दिया आपने, बहुत ही इजी, बहुत बढ़िया। परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल दीजिए, एएसटी अपॉन बीडी इंटू 100 करके, ठीक है ना। तो ये निकल गया आपका एमयू, ठीक है, 36 इंटू 4.73 का स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल गया आपका एमयू, एमयू कितना निकल के आ रहा है 100.68 किलो न्यूटन मीटर, ये निकल गया आपका एमयू, ठीक है ना, इतना आपका निकल जाएगा एमयू। देन उसके बाद आपको निकालना है एएसटी रिक्वायर्ड, एएसटी रिक्वायर्ड। और एएसटी रिक्वायर्ड के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको कराया था, जो कि यूनिवर्सल फॉर्मूला मैंने बताया था आपको,
ये बैलेंस सेक्शन और अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हर जगह आपका यूज होगा। HCK अपॉन Fy 0.5 HCK अपॉन Fy इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 BMU या MU भी आप बोल सकते हो, ठीक है, अपॉन FCK BD स्क्वायर, ठीक है, FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। बस इसमें रखिए आपका AST रिक्वायर्ड आपकी निकल जाएगी, यहाँ रखिए आप, ये AST रिक्वायर्ड निकल जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है आपका, पूजा का भी 100.6 है, यहाँ BMU सही, ऑफ AST निकल गई आपकी 1.02%, बहुत ही बढ़िया। अब आप वेट करिए 1 मिनट, तब तक हम पहुंचते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका AST रिक्वायर्ड, ठीक है, बस इसमें रखिए आप वैल्यूज सारी, ये वैल्यूज रखिए और आपका निकल जाएगा AST रिक्वायर्ड, AST रिक्वायर्ड, ठीक है। AST रिक्वायर्ड जब आप निकालोगे तो आपका होगा क्या, निकलेगा कैसे, ये निकलेगा आपका 0.5, FCK आपका दिया हुआ है 25, FY आपका दिया हुआ है 415, ठीक है, और 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू BMU आपका दिया हुआ है, निकाला आपने अभी 100 इंटू 6.8 इंटू 10⁻⁶ किलो न्यूटन मीटर में निकला था, मैंने न्यूटन MM में कर दिया इसको, ठीक है ना, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, डिवाइडेड बाई HCK इंटू BD स्क्वायर, B कितना है 230 है, D स्क्वायर कितना है आपका, D आपका है 400, ठीक है ना, तो ये आ गया आपका अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, ठीक है ना, ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, और होल मल्टीप्लाइड बाई B इंटू डी, तो ये हो गया आपका 230 इंटू आपका ये हो गया 400 mm, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, जिसने नहीं कर रखा है इसको आप सॉल्व करिए, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, सॉल्व करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करिए आप लोग, जिसने नहीं कर रखा है, ठीक है, फटाफट सॉल्व करिए इसको, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बच्चे का आंसर आज पहला पहला वाला पोर्शन निकल चुका है, दीपक गौर का, रेनफोर्समेंट इन्होंने निकाल के पूरी बता दी है, ठीक है, तो 818.20 आदिबा खातून का भी निकल गया, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो करते हैं इसको, ये निकल के आएगा आपका 818.3 mm स्क्वायर, आप इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। AST रिक्वायर्ड, इतनी आपको AST की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये आपकी AST रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ 20 mm डायमीटर्स के बाद, प्रोवाइड 20 mm डायमीटर्स बाद, मैं 20 mm के डायमीटर के बाद प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जब 20 mm के डायमीटर के मैं जब बार प्रोवाइड करूंगा, तो आप देखिए AST ऑफ 1 बार कितनी निकल के आएगी, π/4 इंटू D स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगी आपकी AST ऑफ 1 बार, ठीक है। तो ये आपकी निकल गई AST ऑफ 1 बार, तो नंबर ऑफ बार्स आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ बार्स आप इजीली निकाल सकते हो, कैसे, AST रिक्वायर्ड अपॉन AST ऑफ 1 बार प्रोवाइडेड, जो आपने बार प्रोवाइड कर रखी उसका एरिया, इससे आपके नंबर ऑफ बार्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका AST कितना निकल के आ रहा है, जब आपने कैलकुलेट किया होगा तो AST आपका निकल के आ रहा होगा, आप कैलकुलेट करिए इसको, ये निकल के आ रहा होगा आपका 314.16 mm स्क्वायर, इतना आपका AST निकल के आ रहा होगा, ठीक है, ये आप कैलकुलेट करिए π/4 इंटू D स्क्वायर। नंबर ऑफ बार्स जब आप निकालोगे तो AST रिक्वायर्ड कितनी आपकी 818.3 डिवाइडेड बाई 314.16, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये निकल जाएगा 2.6, ठीक है, ये निकल जाएगा आपका 2.6, लेकिन आपको पता है हम लोग पॉइंट में तो बार प्रोवाइड करते हैं नहीं, ठीक है ना, जब पॉइंट में हम लोग बार प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इसका सेपर साइड लेंगे, अपर साइड आप ले लो, तो प्रोवाइड 3 नंबर ऑफ बार, 3 नंबर ऑफ 20 mm डायमीटर बार, 20 mm डाया बार हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो प्रोवाइड, ठीक है ना, प्रोवाइड 3 नंबर ऑफ 20 mm डाया बार। तो अगर आपने 3 बार, अब पहले आपका देखिए 2.6 आपका निकल के आ रहा था जब आपका एरिया ऑफ स्टील कितना था 818.3, लेकिन आपने 2.6 की जगह 3 बार प्रोवाइड कर दिए, तो इसका मतलब स्टील जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो थोड़ा सा ज्यादा निकल के आएगा, जितना आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या है 2.6 को आपने होल करके 3 में लेके चले गए हो, ठीक है ना, तो 3 करने की वजह से आपका एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड आपका ज्यादा निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है,
ये आपका कितना निकल के आएगा इसको हम कर लेते हैं, स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ एक बार स्लाइड्स, वेट करो। तो यहाँ पे जब आप AST प्रोवाइडेड निकालोगे, AST प्रोवाइडेड, तो AST प्रोवाइडेड आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ बार, कितने बार आपने प्रोवाइड कर रखे हैं, इंटू एरिया ऑफ वन बार, 5/4 इंटू डी स्क्वायर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 942.47 mm स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, यस 942.47, बहुत होगा निकल गया है, गुड वेरी गुड, ठीक है ना, 942.47 mm स्क्वायर आपका AST प्रोवाइडेड निकल के आएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, जो पहला पार्ट है आपका, सो प्रोवाइड 3 नंबर ऑफ 20 mm diameter bars, 20 mm dia bar having total area 942.47 mm स्क्वायर, ठीक है। ये आपका निकल गया पहला पार्ट जो आपको निकालना है, ठीक है। यहीं पे अगर आप देख लो, उसी पार्ट में अगर आपको थोड़ा ऐड करना है और परसेंटेज ऑफ स्टील निकालनी है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील अगर आपको निकालनी है, कितनी आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील प्रोवाइडेड अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा आपका, यानी टेंशन में आपने कितनी स्टील ले रखी है, अपॉन अपॉन आपका किससे निकलेगा, बी इंटू डी इंटू 100 से, ये हम निकलेगा हमारा परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील प्रोवाइडेड, ठीक है। ये मैंने पीछे आपको बताया था कैसे निकलता है, फॉर्मूला लिखा रखा है आपको, ठीक है। तो जब AST आपकी यहाँ पे कितनी है, AST प्रोवाइडेड कितनी है, 942.47, इतनी आपकी AST प्रोवाइडेड है, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी कितना आपका 230 इंटू 400 आपका डी है इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो निकल भी गया है किसी का आंसर, AST प्रोवाइडेड आपका कितना निकल के आ रहा है, सॉरी परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड आपका निकल के आ रहा होगा, परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.02%, कैलकुलेट करिए इसको, 1.02%, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 1 का आंसर, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो जो चीजें हमें निकालनी थी वो हमने सारी चीजें निकाल दी, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड हो गया, या AST कितना प्रोवाइड कर रहे हो, कितना डाया का बार यूज कर रहे हो, आप डाया का बार वेरी करा सकते हो, मैंने यहाँ पे 20 mm डाया का बार यूज कर रखा है, आप 22, 24, 26 जो इवन नंबर में डायमीटर ऑफ बार मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है, मार्केट में वही अवेलेबल है। तो इवन नंबर का आप कोई भी डायमीटर ऑफ बार आप यूज कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये निकल गया आपका परसेंटेज ऑफ स्टील। अब जो है आपका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आपका डिफ्लेक्शन चेक करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा डिफ्लेक्शन चेक यहाँ पे अप्लाई करना है कि डिफ्लेक्शन में ये बीम आपकी सही है या नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो सर का कॉल आया था, पूछे थे क्या हो गया था, कॉल किया था ना मैंने उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगला है डिफ्लेक्शन चेक, डिफ्लेक्शन चेक, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन चेक आपका अगला स्टेप है, दूसरा जो पार्ट निकालना है आपका डिफ्लेक्शन चेक। तो जब आपको डिफ्लेक्शन चेक करना है, तो डिफ्लेक्शन में चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है, कैसे आप डिफ्लेक्शन में चेक करोगे मैंने आपको बताया था वहां पे।
ठीक है, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइडेड, यानी जो आप कैलकुलेट करोगे, प्रोवाइडेड शुड लेस देन इक्वल टू स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया तो आपका डिफ्लेक्शन में आपकी बीम सेफ है। ठीक है, यानी स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइडेड आप पहले निकालिए, उसके बाद आपको क्या निकालना है सेकंड में, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक। ठीक है, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक है क्या एक्चुअल में, ए वैल्यू तो है। ठीक है, यही तो चीज है यहाँ पे जो मैंने करा रखी है आपको ये चीज। ठीक है, पीछे मैंने करा रखा है आपको, अगर इस चीज में प्रॉब्लम है किसी को तो बता दो, मैं पीछे लेके चले जाता हूँ। ठीक है, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइडेड इज लेस देन ए वैल्यू था, तो मैंने ए वैल्यू को स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक कर दिया, कुछ नहीं किया, एक ही जगह मैंने लिख दिया स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक। ठीक है, तो अगर ये क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई करता है, तो जैसे ही आपका ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा तो आप क्या करोगे, तो आपकी बीम आपकी सेफ रहेगी। ठीक है, तो दोनों को कैलकुलेट करिए। ठीक है, और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट भी जनरेट हो जाएगा, जो आप कॉन्सेप्ट के लिए जिसके लिए मैंने क्वेश्चन आपका ले रखा है कि मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे निकालना है, वो भी आप सीख जाओगे यहीं से। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला आप निकालिए स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक। ठीक है, पहला आप निकालिए स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, और ये होगा आपका बेसिक। स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक निकालिए सबसे पहले। तो स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, ए वैल्यू होती है। ठीक है, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू होता क्या है बेसिक के लिए, ए वैल्यू ही होती है, यही तो फॉर्मूला होता है, पीछे कर रखा है आपने। ठीक है, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू ए वैल्यू, करा देता हूँ मैं आपको, दिखा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसको मैं जूम नहीं कर रहा हूँ, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ इज लेस देन ए वैल्यू, या आप इसको बोल सकते हो स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू ए वैल्यू। ठीक है ना, इससे आप निकालोगे स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ। जो पहला वाला था आपका स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेटेड, ठीक है, प्रोवाइडेड भी बोल सकते हो इसको आप, शुड लेस देन इक्वल टू ए वैल्यू, ए क्या है आपका स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यही चीज वहां पे अप्लाई कर रखी, कुछ भी नहीं किया नया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, तो एल अपॉन डी बेसिक जो लिखा है उसको मैं ए वैल्यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ए वैल्यू भी मैं उसको लिख सकता हूँ, ये आपको पता ही चल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए आप, इसको मैं लिख सकता हूँ स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक को ए वैल्यू, लेकिन यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, आप डायरेक्टली ए वैल्यू से नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज क्योंकि आपका यहाँ पे टेंशन में आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है। तो जब आपने टेंशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है तो क्या होगा, आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपको पता है कौन सा वाला मॉडिफिकेशन फैक्टर, ओनली टेंशन वाला मॉडिफिकेशन फैक्टर, क्योंकि आपने टेंशन में स्टील प्रोवाइड कर रखी है, जिसको हम लोग बोलते हैं MF1। और ये मॉडिफिकेशन फैक्टर आपका यूज कहाँ पे होता है, ये आपका होता है ए वैल्यू। जहां पे भी आपको ए वैल्यू दिख जाए वहां पे आप मॉडिफिकेशन फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 से ये वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपको पता है ए वैल्यू, तो आपको इजीली पता है कि ए वैल्यू 20 होती है। ठीक है, 20 होती है आपकी किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ए की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए आप जब आप मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था दो चीजें कैलकुलेट करनी। एक तो आपको परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हो, परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हो 1.02, 1.02 आप कैलकुलेट कर चुके हो परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है क्या, सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है क्या, FS, यानी स्टील स्ट्रेस इन सर्विस लोड। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको ग्राफ से रिलेट करके क्या निकालनी है, MF1 की वैल्यू, तो निकालिए आप। ठीक है, तो निकालिए आप यहाँ पे FS की वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर कैलकुलेटिंग MF1, फॉर कैलकुलेटिंग MF1 परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट एंड FS वैल्यू रिक्वायर्ड। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट आपकी कितनी निकल के आई है, 1.02 परसेंटेज, आप इसको 1% भी अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो। ठीक है ना, 1.02 परसेंटेज। ठीक है, और जो FS की वैल्यू है आपकी वो निकल के आएगी आपकी 0.58 FY। ठीक है, 0.58 FY AST रिक्वायर्ड, ये फॉर्मूला आपका गिवन है,
अपॉन AST प्रोवाइडेड, AST प्रोवाइडेड, ठीक है। ऐसे आप निकाल लोगे किसकी, FS की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज रखनी है आपको बस 0.58, क्योंकि आपकी 4 on 5 स्टील है तो FY कितनी हो जाएगी आपकी 4 on 5 हो जाएगी, ठीक है। FY कितनी हो जाएगी आपकी 4 on 5 हो जाएगी, ठीक है, निकल भी गया है बहुतों का, ठीक है। FS 209, यस दीपक गौर का बिल्कुल सही है। हिमांशु निया, सर मुझे साउंड नहीं आ रही है अभी, आ रही है अब क्लियर या अभी भी नहीं आ रही? साउंड में कोई दिक्कत आ रही है क्या? आज नेट का हो क्या गया, नेट हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा। नेट तो सही चल रहा है। सब क्लियर है, अब क्लियर है। वो मेरे पे इशू था मेजर ना। हाँ एक्चुअली क्या है ना, वो कभी आपके नेट में प्रॉब्लम आई हो सकती है, तो वहां से भी यस कभी सर। कभी साउंड क्लियर नहीं आता, ओ यस सर। ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.58 इंटू 415 इंटू AST रिक्वायर्ड। AST रिक्वायर्ड हमने कैलकुलेट कितनी करी थी, AST रिक्वायर्ड आपने कैलकुलेट कर रखी है 818.28, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपने AST रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर रखी है, और AST प्रोवाइडेड आपने कितनी कैलकुलेट कर रखी है, AST प्रोवाइडेड आपने कैलकुलेट कर रखी है 942.47, ठीक है। इनकी रखिए वैल्यू यहाँ पे। तो ये हो गया आपका AST रिक्वायर्ड, आपकी वैल्यू है 818.28 अपॉन 942.47, ठीक है। ये हो गया आपका AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड। तो जैसा कि आपने कैलकुलेट कर ही दिया है, ठीक है, और कर भी दिया होगा जिन्होंने नहीं करा होगा, तो ये निकल के आ रहा होगा आपका 209, अप्रोक्सीमेटली 208.98 आ रहा है, यानी आप इसको बोल सकते हो 209 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है ना, क्या यूनिट रखना, ठीक है ना, यूनिट रखना नहीं भूलना है। तो देखिए अब इसके बेस पे आप MF1 कैलकुलेट करते हैं, देखिए हम लोग करते हैं जाके कैलकुलेट MF1, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना FS आपका 209 है, और परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट आपकी 1.02, यानी 1% ही मान लो, ठीक है ना, 1% आपकी PT परसेंटेज है, ठीक है। 0.02 कोई दिक्कत नहीं। तो जाता हूँ मैं डायग्राम में, ठीक है ना, टेंशन वाला डायग्राम ही देखना आपको सिर्फ, इसको मैं करता हूँ जूम, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए जो ये वैल्यू है कहाँ पे लाई कर रही है, पहले तो हमें ये समझनी है, ठीक है ना। तो PT परसेंटेज आपका यहाँ पे कितना है, PT जो परसेंटेज है, कितना मोटा लिखता है ये, PT परसेंटेज आपका यहाँ पे है 1%, तो ये दिख नहीं रहा होगा, 1%, ठीक है। 1% आपका PT परसेंटेज है, और FS की यहाँ पे वैल्यू है आपकी 209, 209, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो PT परसेंटेज 1% पहले चेक करो एक्सिस में कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, ठीक है। 1 यहाँ पे आपका लाई कर रहा है, ठीक है। और FS आपका 209 है, यानी FS आपका 209 है, ठीक है। तो 209 आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे देखिए आप। तो 8 से आप इसको रिलेट करना स्टार्ट करिए, ठीक है, और जाइए आप आगे की ओर। तो देखिए आप 209 कहाँ पे लाई कर रहा है, 190 और 240 के बीच पे लाई कर रहा है कहीं पे, ठीक है। तो ये 209 कहाँ पे लाई कर रहा है आपका 190 और 240, यानी पहले वाले ग्राफ में बिल्कुल नहीं है, कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है आपका ये टू, ठीक है ना। ये आपका कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है 209 और 240 के बीच में, यानी इससे थोड़ा नीचे ही लाई करेगा, ठीक है ना, कहीं नीचे, यानी इस वाले पोर्शन में लाई कर रहा है, इतना आपको पता चल गया। ये वाले पोर्शन में लाई कर रहा है आपका, ठीक है, 109, हाँ इस वाले पोर्शन में लाई कर रहा है आपका क्या, इस वाले पोर्शन में लाई कर रहा है आपका क्या, मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू। मैंने 0.8 से कर दिया ना, ये गलत कर दिया, वही तो सोचो मैं गलती क्या हो गई यहाँ पे, ठीक है। 0.8 से डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो ये 1% से करना है ना रिलेट है, मैं तभी सोचो मैंने गलत क्या करा, एक सेकंड इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, रुको, अब ये मिटेगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बगल से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। इमेज में काम कर रहा हूँ तो इमेज में मिटता नहीं है, ठीक है ना। 1% से डिलीट करना है ना, PT 1% आ रहा है, मैंने 0.8 से ऊपर कर दिया लाइन, ठीक है ना। और आपने ध्यान भी नहीं दिया, किसी ने कमेंट भी नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ गलती क्या हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आप जब 1% से इसको रिलेट करोगे, आप देखिए 1% है, 1% से ऊपर की ओर बढ़िए, ठीक है। तो 1% से आपका ये लाई करेगा कहाँ पे आपका, ये देखिए इस ग्राफ के अंदर लाई करेगा ये, ठीक है, इस वाले पोर्शन के अंदर लाई करेगा कहीं यहाँ पे, ठीक है ना, इस वाले ग्राफ के अंदर लाई करेगा, ठीक है ना। 190 और 240 के बीच में लाई कर रहा है आपका 209, इतना आपको पता है, ठीक है। जब 190 से आप 1% पे चेक करोगे तो FS मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू कितनी है आपकी
देखिए जब आपका 190 से चेक करोगे तो मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू 1.2 है, ठीक है। और जब 240 से चेक करोगे तो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू ये है आपकी, ठीक है। ये कितनी है, ये साइड में देखो, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, ठीक है। यहाँ पे 1 है। तो देखिए आप जब आपने 1% टेंशन स्टील से रिलेट करना स्टार्ट किया, तो क्योंकि आपके एफएस की वैल्यू 209 है, और 209 आपका कहाँ पे लाई करेगी एफएस आपका, आपको पता है 190 और 240 के बीच में लाई करेगी, इतना आपको पता है, ठीक है। तो आप पहले क्या करिए, 190 पे इसको रिलेट करिए और 240 पे रिलेट करिए, इससे आपका पता चल जाएगा कि वैल्यू आपकी कितनी 190 पे आ रही, 240 पे कितनी आ रही। तो 1 पे आपकी देखिए 190 पे वैल्यू निकल के आ रही 1.2 MF1 की, और 240 पे वैल्यू आ रही है आपकी 1, इतनी आपकी MF1 की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। आपको किस में चाहिए, 209 पे। तो एक तो आपका काम है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लीजिए और काम आगे बढ़िए आप, यानी देखिए वैल्यू आपकी कितनी है 1 और 1.2, और कहाँ पे चेक करना है आपको 209 पे। तो अप्रोक्सीमेटली इतना आपको पता है कि 1.1 के अराउंड वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आपकी 1.1 के अराउंड आ रही होगी, इतना तो आप मान के चलोगे, ठीक है ना, इतना आप कॉमन सेंस से लगा सकते हो। तो आप MF1 1.1 करो और चल दो आगे, सीधे बन जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर काम करना है, अगर वो प्रॉपर काम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटरपोलेशन करके अप्लाई कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे आप सीधे इंटरपोलेशन करो और आप निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 190 पे वैल्यू पता है आपको, 240 पे वैल्यू पता है, और आपको 190 पे 209 पे वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो सिंपल सी बात है, बस आप वैल्यूज रखिए और इंटरपोलेशन करिए यहाँ, और कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कर देता हूँ इंटरपोलेट, ठीक है। आपको पता चल गया ना कैसे निकालना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट आपने निकाला पीटी, ठीक है। एक्स एक्सिस में चेक किया वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के बाद उसको आप क्या क्या चेक करोगे, वाई एक्सिस में कट करोगे, उसके बाद वाई एक्सिस में एफएस की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है वो चेक करनी है आपको, ठीक है। अगर कहीं पे एफएस की वैल्यू 190 होती डायरेक्ट, तो आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.2 हो जाता है। अगर यहाँ पे एफएस की वैल्यू 240 होती, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर आपका 1 हो जाता है। क्योंकि आपकी एफएस की वैल्यू 209 आ रही है, तो आपको इंटरपोलेशन की जरूरत पड़ेगी, या आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1.1 रखो, तो उससे भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आप निकाल के कर सकते हो, ठीक है ना। दीपक गौर का आ भी गया है 1.124, वेरी वेरी गुड, ठीक है। 1.124, बस आपका ये निकल गया तो आप चेक कर लो आपका सही है या गलत है, इतना तो आप कर ही सकते हो आप इसके बाद आप, ठीक है। तो करिए आप इसका इंटरपोलेशन, वैल्यूज हमको पता है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ आगे, देखिए मैं वैल्यूज वहाँ पे लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। ठीक है, फॉर वैल्यू ऑफ एफ एस इंटरपोलेट, interpolation is required according to curve। कौन सा वाला कर्व था ये, अकॉर्डिंग टू कर्व आपका, अकॉर्डिंग टू कर्व प्रोवाइडेड इन पेज 38 ऑफ IS 456/2000, ठीक है ना। तो इस पेज के अकॉर्डिंग और इस कर्व के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इंटरपोलेट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कर्व है तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी ये लिखिए आप एफ एस की वैल्यू, और यहाँ पे लिखिए आप मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू। एफ एस अगर आपका 190 है, तो वहां पे मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू थी 1.2। अगर आपका एफ एस 209 है, तो यहाँ पे आपको निकालना है एक्स, ठीक है। और एफ एस की वैल्यू अगर आपकी 240 है, कर्व से आप देख सकते हो, तो आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू आपकी 1 है। बस आप यहाँ पे इंटरपोलेट करिए इसको और आपका निकल जाएगा, ठीक है। इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, बस स्लोप आपको क्या करना है, इक्वेट करना है, ठीक है ना। तो स्लोप आपका पहले क्या हो गया, 190 माइनस 209 अपॉन 209 माइनस 240, ये हो गया आपका पहला स्लोप। उसके बाद आप सेकंड स्लोप आप करिए 1.2 माइनस एक्स इन अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। 1.2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, बस यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, और ये एक्स ही आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 है। तो एक्स इक्वल टू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 इक्वल टू कितना निकल के आ गया आपका 1.124, जो कि आपका निकल के आ रखा है, कैलकुलेट करा है आपने, ठीक है ना।
ये आपका निकल के आ गया 1.124। ठीक है, ये आ गया आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू। ठीक है, बस रखिए वैल्यूज अब। ठीक है, तो स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक निकालिए। इसके बाद आप स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बेसिक कैसे निकलेगा। इसके बाद आपका ए वैल्यू कितनी है सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, और आपने 1.124 क्या निकाल दिया आपने, ये निकाल दिया आपने मॉडिफिकेशन फैक्टर 1। और सेकेंड वे जो सेकेंड आपका है स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइडेड, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइडेड की मैं अगर बात करूं, प्रोवाइडेड की मैं बात करूं तो स्पैन आपने कितना प्रोवाइड कर रखा है 4.5 मीटर का। ठीक है, ठीक है 4.5 मीटर का यानी 4500 का स्पैन आपने प्रोवाइड कर रखा है। इफेक्टिव डेप्थ कितनी है यहाँ पे आपकी 400। ठीक है, स्पैन यहाँ पे क्लियर स्पैन से ही चेक करना, ठीक है ना, इफेक्टिव स्पैन से चेक मत करना, क्योंकि आपको पता ही है जब डिफ्लेक्शन हम चेक कर रहे होते हैं तो हमेशा हम लोग नॉर्मल स्पैन ही लेके चलते हैं साइड। ठीक है ना, तो मैंने तो यहाँ पे क्लियर स्पैन से कर रखा है। हाँ, स्पैन नॉर्मल वाला यूज करना है, ठीक है ना। हाँ, क्लियर लेना है, क्लियर क्लियर स्पैन लेके चलना है, क्योंकि जब आप डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हो तो वहाँ पे आपको स्पैन नॉर्मल स्पैन से चेक करते हैं, ठीक है ना, जो नॉर्मल स्पैन आपने यूज कर रखा है उससे चेक करते हैं। आप इफेक्टिव स्पैन तो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए करते हो ना यूज, मोमेंट का कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हो, ठीक है। डिफ्लेक्शन के लिए आप नॉर्मल क्लियर स्पैन यूज करोगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, देखिए ये वैल्यूज आ रही होंगी आपकी। बेसिक वाली वैल्यू फर्स्ट वाली निकल के आई आपकी 22.48, और सेकेंड आपका निकल के आया 11.25। यानी जो आपने प्रोवाइड कर रखा है दिस वैल्यू शुड लेस देन, यहाँ पे दिख रहा है आपको द प्रोवाइडेड वैल्यू विच इज प्रोवाइडेड वैल्यू 11.25 इज लेस देन द बेसिक वैल्यू जो आपको कोड में स्पेसिफाई है। तो आपका डिफ्लेक्शन में ये ओके है, तो आपका डिफ्लेक्शन में ये बीम ओके है, ठीक है। आप इस बीम को यूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यहाँ पे 4500 लेना है आपको, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन मत लेना डिफ्लेक्शन के टाइम पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। देखिए अब आपने कितनी चीजें सीखी यहाँ पे। एक कन्वेंशनल क्वेश्चन में आपने रिलेट करके MF1 मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना सीखे। और एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सा केस ऐसा बनेगा जहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर इंटरपोलेशन की हेल्प से निकाल नहीं पाओगे आप, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। अगर आप रिलेट करोगे उसको वैल्यू को, और रिलेट करने के बाद मॉडिफिकेशन फैक्टर अगर आप रिलेट करके इंटरपोलेशन वहां पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके कर लेना सॉल्व, ठीक है ना। तो आपका आंसर में गलती नहीं मानी जाएगी, उसमें आंसर आपका सही आएगा वो, ठीक है ना। तो जस्ट 0.1 0.2 के डिफरेंस में कोई आंसर इतना आपका गलत नहीं आएगा, ठीक है, सही आएगा आपका आंसर, ये भी ध्यान रखना। लेकिन जहाँ पे आप एग्जैक्ट लगा सकते हो तो वहां पे मैंने बता दिया कैसे एग्जैक्ट आप लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज आप स्क्रीनशॉट आप पहले से जो जो आज पढ़ी हमने चीजें, इन सब का स्क्रीनशॉट आप ले लो, बिकॉज रिकॉर्डेड आपको पता ही है कुछ गड़बड़ बीच में आ चुकी है, तो क्या पता ये रिकॉर्डेड न मिले आपको ना। तो आप एक काम करिए कि आप यहाँ से लेना स्टार्ट करिए इसका स्क्रीनशॉट जहाँ से आज हमने पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक में। कहाँ से पढ़ा था हमने आज, यहाँ से पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। पहला पेज, अगला पेज ये है, ये लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। देन उसके बाद अगला पेज ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक एक चीज प्रॉपर तरीके से डिस्कस करी है यहाँ पे क्लास में। ठीक है, कोई भी चीज आपके लिए छोड़ी नहीं है। तो कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गलती मत करना आप, ठीक है ना। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले इसमें से, आजकल इसमें से क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछता है। अब ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपने। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जो मैंने ले रखे हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछा है। तो लगभग सारी चीजें मैंने यहाँ पे करा रखी हैं आपको। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। बस बात ये है कि आपको ये चीजें रिवाइज प्रॉपर टाइम से करनी है, और अगर नहीं समझे हो तो क्लास में दोबारा पूछ लेना आप लोग, ठीक है ना चीजें। अच्छा, कल क्लास क्या करने वाले हो? कल क्लास रखनी है या आपको कल ऑफ करना है, ये बताइए पहले आपको। ये हो गया आपका? कल क्लास क्या करनी है बता दो, आपके बेस पे ही चल रहा हूँ मैं। अगर कल ऑफ करनी है तो ऑफ कर दूंगा, अगर कल आपको आना है तो लिंटल खत्म करेंगे। लिंटल कल, इसके बाद का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे कल। देखिए, एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है। इस कन्वेंशनल क्वेश्चन में आपका देखिए, पहले आपने इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन बन गया आपका, सीधे सीधे यहीं से बन गया। ठीक है, सेकंड आपका क्या सीखा आपने? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपने मोमेंट निकालना सीख दिया। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, ले लिया इसका आपने स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए आप नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालते हैं, ये सीख दिया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ बार्स कभी एग्जाम में आ गया, आपको दो एस टी दे रखी होंगी और नंबर ऑफ बार्स निकालिए आ गया। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो इजिली। ठीक है, देन उसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो अगला, अगला आप देखिए, परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट निकालना। देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट है, चौथा है। चौथा आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए, परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट ए एस टी अपॉन बी डी इंटू 100, ये निकालना पूछ सकता है आपसे। ठीक है, उसके बाद डिफ्लेक्शन चेक में आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। डिफ्लेक्शन चेक में आपके दो तीन क्वेश्चन डिफ्लेक्शन चेक, यानी एक कन्वेंशनल क्वेश्चन से आपके 6 से 8 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव मेरे को ये कराने पड़ते तो 6-7 क्वेश्चन कराने पड़ते, वो भी साइड में हर चीज प्रॉपर तरीके से इतना प्रॉपर वे में नहीं करा पाते। लेकिन एक कन्वेंशनल क्वेश्चन से आप देखिए, ये MF1 कैसे निकालना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएगा तो MF1 और MF2 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है ना। FS का देखिए, कभी आपको एग्जाम में आ गया डायरेक्टली FS निकालिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, FS निकाल लोगे आप डायरेक्टली। उसके बाद ये भी कर लीजिए स्क्रीनशॉट आप, और यहीं तक फाइनल था स्क्रीनशॉट। ठीक है, कल हाँ क्लास कर लेंगे फिर। ठीक है ना, कल की क्लास में लेंटेल वाला टॉपिक है, वहां से भी ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। तो जितनी बड़ी क्लास होगी, 1 घंटे 1.5 घंटे जितने भी खत्म हो जाएगा, हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कल की क्लास में लेंटेल, ये हो गया आपका ये कंप्लीट। चेक ऑन डिफ्लेक्शन आपका निपट गया है। ठीक है, यहाँ तक, और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा सबका। अगला हेडिंग डालिए, चेक फॉर लेटरल स्टेबिलिटी। अगला कोडल प्रोविजन है, जो 4th नंबर का ऐसा है जितना मैंने करा रखा है। पहला आपने क्या पढ़ा था? इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेशन। 3rd नंबर का होगा शायद नहीं, 4th का ही। यहाँ पहला आपने पढ़ा इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेशन, उसके बाद आपने पढ़ा चेक फॉर डिफ्लेक्शन, उसके बाद आपने पढ़ा कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, और फाइनल एक दो बचे हैं आपके अभी, और वो है आपका चेक फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए कैसे चेक करोगे बीम की? ठीक है ना, हेडिंग डालिए चेक फॉर स्टेबिलिटी। चेक फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आपका IS 456 2000, 4th नंबर का है। IS 456 2000, पेज नंबर 39 का टॉपिक है आपका 23.3, वहां पे आप देख लेना जाकर। ठीक है, वहीं से मैंने ये चीजें रिसीव कर रखी हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिलेंडरनेस रेशियो का, सिलेंडरनेस जो रेशियो है उसके थ्रू हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो कोड ने कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो स्टेबिलिटी हम चेक कैसे करते हैं, और क्या स्टेबिलिटी चेक करनी है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपकी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक मैं सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये कोई आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है।
सिंपली सपोर्टेड बीम में देखिए, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड, थोड़ा सा मैं इसको 3D बनाने की कोशिश करता हूँ अगर बनता है तो। ये आपकी बीम है, ठीक है ना, ये कोई बीम है आपकी सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ आपने दो सपोर्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। और आपको पता ही है एल नोड आपके सपोर्ट की इनर टू इनर डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, एल नोड, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये कहलाती है आपकी सिंपली सपोर्टेड, जो क्लियर क्लियर स्पैन होता है आपका, वो कहलाता है आपका एल नोड, जो क्या होता है आपका इनर टू इनर सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस होती है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है क्या इस बीम में, इस बीम में आपको दिख रहा होगा, अगर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में दिखाऊं आपको, तो ये आपकी है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, यहाँ पे ये वाली, ये बीम की लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है। और इसी बीम के लेटरल डायरेक्शन में दिखाऊं तो इसके परपेंडिकुलर आपकी इसकी लेटरल डायरेक्शन होगी, ये आपको दिख रही होगी, ये आपकी लेटरल डायरेक्शन है इसकी बीम की, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे डायमेंशन काफी बहुत ज्यादा डायमेंशन है, आपको दिखी होगी एज कम्पेयर टू द लेटरल डायमेंशन, ठीक है ना, ठीक है ना। थिकनेस दिख रही है ना आपको, लेटरल में बीम की थिकनेस कम है, और लॉन्गिट्यूडिनल में जो आपकी थिकनेस है, जो लेंथ है आपकी, इसकी सफिशियंट है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल में हम लोग स्टेबिलिटी इसकी चेक नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसकी लॉन्गिट्यूडिनल में लेंथ काफी ज्यादा है। तो लॉन्गिट्यूडिनल कोई भी अगर फोर्स अगर अप्लाई होता है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, अगर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई होगा तो ये इजिली रेजिस्ट कर लेगा इसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं लेटरल डायरेक्शन की, तो लेटरल डायरेक्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इसकी डायमेंशन काफी कम है, तो लेटरल डायरेक्शन में इसकी स्टेबिलिटी की चेक रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है लेटरल डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्टेबिलिटी हमेशा बीम की लेटरल डायरेक्शन में चेक होती है, बिकॉज यहाँ पे उसकी डायमेंशन भी एक तो कम है, ये आपको दिख रहा है डायमेंशन भी कम है, और हम यहाँ पे लेटरली इसको स्टेबल रखने के लिए सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बीम को लेटरली स्टेबल रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, देखिए आप, ये आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो ताकि बीम आपकी लेटरली क्या रहे, स्टेबल रहे, ठीक है। और स्टेबिलिटी चेक की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपके बीम की लेटरल ही पड़ती है, ठीक है ना। तो लेटरल ही हम लोग बीम की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर L1, L1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल सपोर्ट, L1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल सपोर्ट, ठीक है ना। सो फॉर द लेटरल स्टेबिलिटी, ठीक है, चेक फॉर स्टेबिलिटी में हमें क्या करना है आपका, आप इसमें एक हेडिंग में ये कर लो, आप चेक फॉर लेटरल स्टेबिलिटी कर देना, ठीक है ना, इसको आप लेटरल स्टेबिलिटी कर देना, लेटरल स्टेबिलिटी यहाँ पे, ठीक है। तो चेक फॉर लेटरल स्टेबिलिटी आप इसमें हेडिंग डालना, ठीक है ना। तो लेटरली बीम आपकी स्टेबल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। क्यों चेक करना है, क्योंकि आपकी लेटरल डायरेक्शन में आपको पता है डायमेंशन आपकी बीम की कम है एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस आ रहे होंगे वो आपके इजीली रजिस्ट हो जाएंगे, लेकिन आपके लेटरल डायरेक्शन में अगर फोर्स कोई अप्लाई होता है तो बीम उसको रजिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी थिकनेस लेटरल में काफी कम है, ठीक है। तो इसीलिए हम बीम की लेटरल स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द IS कोड हम लोग कैसे ये स्टेबिलिटी चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपकी जो बीम है वो है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम, और सिंपली सपोर्टेड, और सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूस बीम, और कॉन्टिन्यूस बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूस बीम के लिए अगर लेटरल स्टेबिलिटी अगर कभी आपको चेक करनी है तो L1 should not greater than 60 times of width of the beam, or should not greater than 250 times b square by d, lesser value whichever is lesser, whichever is lesser, ये आपका कोड कहता है, ठीक है। यानी अगर आपने सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूस बीम कहीं पे दे रखी है आपको, और उसकी अगर लेटरल स्टेबिलिटी अगर आपको चेक करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 60 टाइम्स बी कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको करना है 250 बी स्क्वायर बाई डी कैलकुलेट करना है, जो इन दोनों में से लेसर वैल्यू होगी उसको आपको लेना है, और वो लेसर वैल्यू कभी भी आपका L1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। L1 क्या है आपका, L1 है आपका, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, इट इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल सपोर्ट, ठीक है। where L1 is equal to, where L1 equal to clear distance between
क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल सपोर्ट, ठीक है। तो लेटरल स्टेबिलिटी आपकी कॉन्टिन्यूस या सिंपली सपोर्टेड बीम की ऐसे चेक हो जाएगी, ठीक है। सिंपली आपका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं कराता हूँ कैंटिलीवर बीम के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लो। सेकंड आपका कैंटिलीवर बीम के लिए, ये सारे जो आईएस कोड स्पेसिफिकेशन है ये आपके शॉर्ट नोट्स में रहने चाहिए, ठीक है, ताकि कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो बार बार नोट्स खोलने की जरूरत ना पड़े। और एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, मैंने आपको 20 बार बता रहा हूँ। सेकंड बी है आपका फॉर कैंटिलीवर बीम, फॉर कैंटिलीवर बीम, फॉर कैंटिलीवर बीम, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैंटिलीवर बीम की, तो कैंटिलीवर बीम के लिए फॉर्मूला होता है आपका L1 शुड नॉट ग्रेटर देन 25 टाइम्स बी। जहां पे 60 टाइम्स बी था उसकी जगह हो गया 25 टाइम्स बी, और जहां पे 250 बी स्क्वायर बाई डी था वहां पे हो गया ये आपका 100 बी स्क्वायर बाई डी, बी स्क्वायर बाई डी, ठीक है। इन दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेसर, ठीक है। तो ये निकल गया आपका फॉर कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम के लिए आप स्टेबिलिटी ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है ना, विच एवर इज लेसर। ओके, एक क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन करिए। अ कैंटिलीवर बीम a cantilever beam of size 250 into 750 mm is used for a span of 7.0 meter. Check the safety of beam. Check the safety of beam against deflection and lateral stability. Lateral stability if MF1 equal to 1.40, MF2 equal to 1.10, और कवर इसमें दे रखा है आपका 50 mm का। ये आपको चेक करना है, ठीक है। करिए एक बार फटाफट। ठीक है, आप इसको चेक करिए। सबसे पहले डिफ्लेक्शन में चेक करिए, इफेक्टिव डेप्थ निकालिए, और वो इफेक्टिव डेप्थ अगर आपकी ज्यादा है तो देख लेना, कैलकुलेट करिए पहले आप। इफेक्टिव डेप्थ शुड ग्रेटर देन इक्वल टू स्पैन अपॉन जो वैल्यूज हैं आपको करा रखी मैंने, ठीक है, उससे आप चेक करके बताइए ये, ठीक है। अगर सेफ है डिफ्लेक्शन में तो ठीक है, उसके बाद लेटरल स्टेबिलिटी में चेक करिए। करना डिफ्लेक्शन में सेफ आई या नहीं आई। नॉट सेफ इन डिफ्लेक्शन, नहीं डिफ्लेक्शन में सेफ आ रही है बीम आपकी, गलत आ रहा है।
अच्छे से चेक करना दीपक गौर। डिफ्लेक्शन में सेफ आ रही है बीम, नॉट सेफ इन डिफ्लेक्शन आया ना आपका, गलत है। फिर बैक हो गया है। तो होस्ट से भी मैं हट गया हूँ। किसी के पास होस्ट का आया क्या ऑप्शन आया, और होस्ट का किसी के पास अभी? तो ठीक है, एक काम करो ना, आप इस क्वेश्चन को करके लेके आना, फिर कल लिंटल के साथ ही मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा पूरा, क्वेश्चन भी करा दूंगा। 2-3 आपके आईएस कोडल के प्रोविजन पड़े बचे हुए हैं इसमें, ठीक है। आप होस्ट बना रहे हो मेरे को, तो ठीक है बनाना तो देख लो, लेकिन ना रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आएगी शायद, लग रहा है मुझे। आप एक काम करो, प्रॉपर एक रिकॉर्डेड वीडियो कल इसके बाद का पूरा डाल दूंगा मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेना, लेटरल स्टेबिलिटी में भी चेक करना, साथ में आप चेक करना इसको डिफ्लेक्शन में भी, ठीक है। तो जैसे ही आपका लेटरल स्टेबिलिटी और डिफ्लेक्शन में क्वेश्चन चेक हो जाएगा, तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको कल सुबह इसको करा दूंगा मॉर्निंग में से। उसके बाद बीम का 5 मिनट का और टॉपिक बचता है, और फिर उसके बाद लिंटल हम स्टार्ट करेंगे। लिंटल स्टार्ट करने के बाद कल ही लिंटल को खत्म भी कर देंगे, ठीक है। मैं होस्ट तो बन गया हूँ इसमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, रिकॉर्डिंग का दिक्कत है। अब ये चीज़ कहीं पूरा वहाँ आधी 3-4 वीडियो बन गए होंगे वहाँ, तो कट करके वहाँ डालना ये करना दिक्कत हो जाएगी अभी, ठीक है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेना आप लोग। आज की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ही रही, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर कल प्रॉपर तरीके से क्लास करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, बना, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, होस्ट तो आपने मुझे बना दिया, लेकिन क्लास कल ही करते हैं उसके बाद, ठीक है ना, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में वहाँ पे इश्यू आएगा, फिर उसको काट के इधर लगाना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉपर पूरा वीडियो रिकॉर्डेड नहीं मिल पाएगा। तो जो बीच का वीडियो पूरा रिकॉर्डेड जा रखा है, वही वीडियो हम लोग रहने देते हैं, वो वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा रिकॉर्डेड, ठीक है ना। साथ में मैंने सर को बोल तो दिया है, फर्स्ट वाला वीडियो भी सर अगर आ रखा होगा तो ऐड कर देना, तो पहला वाला पार्ट हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो देखते हैं शाम को क्या रिकॉर्डेड में आता है आपका, देख लेना हो, ठीक है। बाकी सभी लोग ध्यान रखना अपना, कल मिलते हैं हम लोग क्लास में मॉर्निंग में 10 बजे, ठीक है। और जल्दी हम लोग कल क्लास खत्म कर देंगे आपकी, ज़्यादा टाइम कल वेस्ट करेंगे, 1-1.5 घंटे में क्लास खत्म करके, ठीक है, कर लेंगे। ओके, तो आप लोग भी टेक केयर, ठीक है, सभी ध्यान रखना, गुड बाय।